नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद उत्तराखंड को मिले 231 प्रशिक्षु आरक्षी। देहरादून के दीक्षांत समारोह में डीजीपी ने ली परेड की सलामी। हेड कांस्टेबल पद पर होगी नियुक्ति। चारधाम यात्रा के फर्जी रजिस्ट्रेशन को लेकर पुलिस सख्त। हरिद्वार एसपी ने नारसन पोस्ट पर की चेकिंग। बिना पंजीकरण वाले भक्तों को लौटाया जा रहा वापस। अब तक 11 लाख से ज्यादा पहुंचे श्रद्धालु। उत्तराखंड में गर्मी ने तोड़ा 4 साल का रिकॉर्ड। तापमान पहुंचा 40 डिग्री। वहीं सामान्य दिनों की तुलना में 60 एमयू हुए बिजली की खपत। ऊर्जा निगम की बढ़ी मुश्किलें। लक्सर में विवाहिता की मौत का मामला। परिजनों ने लगाया दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप। मामले में जुटी पुलिस। और रुड़की की गंग नहर में डूबी महिला। पुलिस ने कड़ी मशक्कत बाहर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून में प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार की दीक्षांत परेड का भव्य आयोजन किया गया था। परेड में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया है। डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी प्रशिक्षुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पिछले वर्ष अगस्त 2023 में हमारे 261 मुख्य आरक्षी दूरसंचार का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ था, जो आज 28 मई 2024 को पूरा हो रहा है। और पुलिस विभाग के लिए और विशेष रूप से हमारे दूरसंचार विभाग के लिए आज बड़ा खुशी का दिन है, बड़ा गर्व का दिन है। जिस तरीके की परेड इन मुख्य आरक्षियों ने प्रदर्शित किया, जिस उच्च कोटि का अनुशासन, ड्रिल और मतलब सारा अपनी कार्रवाई इन्होंने दिखाई, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये पुलिस विभाग की पूरे मनोबल के साथ, बहुत अच्छे अनुशासन के साथ, बहुत अच्छी कार्य कुशलता और दक्षता के साथ सेवा देंगे। और मैं इन सभी मुख्य आरक्षियों का उत्तराखंड पुलिस परिवार में स्वागत करता हूं और इनके परिजनों को, इनके सभी रिश्तेदारों को जो आज इस परेड में आए, उनको भी बधाई देता हूँ। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला प्रकाश में आने के बाद हरिद्वार पुलिस एक्टिव मोड पर है। सोमवार की दोपहर चिलचिलाती एसपी देहात स्वप्न किशोर अचानक नारसन चेक पोस्ट पर पहुंचे और उन्होंने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन को चेक किया है। हालांकि चेकिंग के दौरान कोई भी रजिस्ट्रेशन फर्जी नहीं पाया गया है। एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन की गहनता से जांच की जा रही है। जिन श्रद्धालुओं के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको बॉर्डर से ही वापस लौटाया जा रहा है। हरिद्वार महोदय के द्वारा जो भी चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु हैं, वो अनिवार्यतः रजिस्ट्रेशन कराकर ही आए और जिस डेट में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी डेट में यात्रा करें। इसके मद्देनजर चेकिंग करने के निर्देश दिए गए थे। उन्हीं निर्देशों के अनुपालन के क्रम में लगातार टीमें यहाँ लगाई गई हैं, शिफ्टवार, और चेकिंग की जा रही है। लगातार कुछ लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन गलत किए जाने और गलत रजिस्ट्रेशन पर यात्रा किए जाने के मामले प्रकाश में आए, जिस संबंध में अभियोग भी पंजीकृत किए गए हैं और विवेचनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है।
चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और स्कूलों की छुट्टियों के चलते जून में ये आंकड़ा और भी तेजी से बढ़ने वाला है। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों की संख्या को बढ़ता देख पिछले साल की अपेक्षा स्क्रीनिंग केंद्र की संख्या बढ़ा दी है। साथ ही श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्ग में कई जगहों पर हेल्थ एटीएम भी लगाए गए हैं। देखिए अभी फ़िलहाल सभी चारों धाम को मिला के लगभग 2,05,000 लोगों की स्क्रीनिंग कर दी है स्वास्थ्य विभाग ने। इसमें 1,23,000 ऐसे यात्री हैं जो 50 की उम्र से कम हैं और 82,000 ऐसे यात्री हैं जो 50 की उम्र से ज़्यादा हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि लगभग 1,99,000 लोगों ने खुद ही जो है स्क्रीनिंग के लिए ऑप्ट किया है। ये इस वजह से भी है क्योंकि हमने लगभग 12 भाषाओं में SOPs भी जारी किए थे और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी स्टेट्स को भी हम लोगों ने सतर्क किया था कि क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, और सभी स्वास्थ्य सचिवगण जो दूसरे स्टेट्स के स्वास्थ्य सचिवगण हैं उनको भी हमने लेटर के माध्यम से अवगत कराया था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें जो SOPs हैं। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमने लगभग 6,000 से भी ज़्यादा कोमॉर्बिड जो है स्क्रीनिंग के दौरान कोमॉर्बिड यात्री हमने आइडेंटिफाई किए हैं और उनसे हमने अंडरटेकिंग भी लिया है कि जो आगे का जो यात्रा है तो उसको वो अपने रिस्क पे कर रहे हैं। इधर रुड़की में गंग नहर में महिला डूब गई। सोलानी पार्क के नजदीक बुर्का पहने हुए एक महिला पानी में कूद गई थी, जहां पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला को बाहर निकाला। हालांकि महिला को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। महिला की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। रुड़की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के मकतूलपुरी में भाई ने अपने ही भाई को ईंटों और पत्थरों से मारकर लहूलुहान कर दिया। घायल सुरेंद्र का इस घटना के बाद एक हाथ में फ्रैक्चर हुआ है तो वहीं सिर में भी कई टाके आए हैं। गंग नहर कोतवाली में संबंधित मामले में हालांकि तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज तो कर लिया है, पर अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। निकल के यहाँ दुकान पे आ रहा था, निकलते उसने ईंटें बजाने शुरू कर दी छोटे भाई ने। वो भी कहता मैं मर्डर करना तेरा, बस कोई बात ना चाहिए। प्रॉपर्टी का पहले अब मम्मी बांट के चलेगी सब कुछ, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। उसके बावजूद भी तो आपने पुलिस को तहरीर दे रखी। पुलिस क्या कर रही है? अभी तक तो कुछ किया नहीं। देखो कह रहे 4 सेट बना दिए हमने, मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? हाँ खुले वो तो खुला घूम रहा है, हमारे ऐसा कानून नहीं है कोई, उसको बंद करें जल्दी। 1996 में विभाजन हो चुका है प्रॉपर्टी का, उसके बावजूद भी ये रोज़ाना तंग करता था। हमने अपने मकान अलग अलग करके 2 भाई अलग रह रहे, हमारे बीवी बच्चों को टक्कर मार के निकलता था। इसकी गंदी नीयत थी, इसलिए इसके साथ इसकी बहू भी लगती। दूसरी बात, इसने विभाजन के टाइम पर अब जो है वही प्रॉपर्टी का विवाद करता रहा। गैलरी 3 फुट की मिली हुई है, जिसमें पिताजी का आना जाने का रास्ता है, मतलब गैलरी हमारे नाम पे है, इसके आ जा सकता है। इसने टाइम देखा, बुधवार का दिन देखा, 1 बजे इसने देखा, आगे पापा आगे लेट गए। लेटने के बाद फिर इसने बाहर अंदर घुस के मारपीट करी है। फिर उसके बाद ईंटें उठा के सर पे ही पीछे से, वीडियो में सारा आ रहा है, CC कैमरे में सारी वीडियो कैच हो गई है। इसने कम से कम भी 10-12 ईंटें मारी है सर में, लगातार मारता रहा, वीडियो में सारा कुछ आ रहा है। पुलिस का क्या कहना? पुलिस तो कह रही जी इसका तो अभी लड़ाई झगड़े का ही वो धाराएं लगा दी हैं। उसके बाद जो है ये कह रहे कि अभी जो मेडिकल रिपोर्ट होगी उसके ऊपर भी आप पे करेंगे, हम जो भी करेंगे। उत्तराखंड में चारधाम की शुरुआत 10 मई से शुरू हो गई थी। इस बार चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। साथ ही अगले महीने में भी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि यात्रा शुरू होने से 26 मई तक
करीब 11,57,000 श्रद्धालुओं ने चार धाम में दर्शन किए हैं। वहीं 1 जून से 30 जून तक के लिए भी 15 लाख लोगों ने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले अगले महीने में भी चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या काफी रहने वाली है। देखिए 10 मई से लेके हमारे पास जो 26 मई तक के जो आंकड़े हैं उसमें चारों धाम में 11,57,000 लोगों ने अभी तक दर्शन कर चुके हैं। और जो 1 जून से लेके 30 जून तक के भी जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है वो 15,64,000 लोगों ने भी उसका रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। वो तो जो हम देख रहे हैं कि जो फ्लो पिलग्रिम्स का हमारा मई के महीने में रहा है वैसा ही फ्लो रजिस्ट्रेशन के आंकड़े को देखते हुए फ्लो कायम रहेगा, ऐसा हमको प्राथमिक अंदाजा है। लक्सर में एक विवाहिता की मौत होने का मामला सामने आया। दरअसल बहादुरपुरा डेरा गांव की निवासी एक लड़की की शादी लगभग 1 साल पहले ज्वालापुर के मोहल्ला धीरवाली में हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। कई बार मारपीट भी की गई। युवती के परिजनों ने बताया कि ससुराल वालों ने इस बार मारपीट कर विवाहिता को घर से ही निकाल दिया था, जिसके बाद वो किराए के मकान में रहने लगी थी। जब उसकी हालत ज्यादा बिगड़ी तो विवाहिता का देवर उसे गंभीर हालत में मायके वालों के पास छोड़ गया। खराब हालत देखकर परिजनों ने तत्काल ही इलाज के लिए उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया था, जहां विवाहिता की मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों की ओर से पूरे मामले की शिकायत लक्सर कोतवाली पुलिस से की गई है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद मसूरी शहीद स्थल पर टिन शेड संग्रहालय और सौंदर्यीकरण को लेकर उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने शहीद स्थल का निरीक्षण किया है। इस मौके पर शहीद परिवार के सदस्य और राज्य आंदोलनकारी के द्वारा शहीद स्थल के स्वरूप को संरक्षित करने के साथ शहीदों पर आधारित संग्रहालय बनाने की मांग की गई है। ये शहीद स्थल का रखरखाव की हमारे लंबे समय से ये हो रखा है कि शहीद स्थल का रखरखाव होना चाहिए। और इसके ऊपर शेड की बात थी तो, लेकिन शेड इस तरीके से नहीं बन पा रहा है कि जो जिससे ये लगे कि इसकी जो चारों तरफ जो है सुरक्षा हो सके। हमारा तो कहना ये है कि विभाग अपनी तरफ से इस पे, जैसे ये हमारे शहीदों की मूर्ति है उसके ऊपर ऐसा शेड बन जाए जिससे उन पे गंदगी ना हो और बारिश से वो खराब ना हो, और इसका शहीद स्थल का बेहतर रखरखाव हो जिससे लोग बैठे हैं और यहाँ पे अपनी बैठकें करें। देखिए 2 सितंबर को मैंने जो यहाँ की संघर्ष समिति है उसके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें ये निवेदन किया गया था इसके ऊपर यहाँ पर जो है शहीद स्थल के ऊपर जो है शेड डालना है। लेकिन आज सभी के राय के अनुसार ये तय किया गया है कि इसके ऊपर शेड, जिससे कि आसपास जो है सभी खंभे लगेंगे, इसकी खूबसूरती कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो इसमें कहीं ना कहीं संशोधन किया गया है और ये कहा गया है कि जो संग्रहालय है उसको यहाँ पे बनना चाहिए और जो यहाँ पे मूर्तियाँ हैं जिस तरह की वो किन्हीं कारणों से पशु पक्षी की वजह से वहाँ पे खराब हो जाती है तो उसके ऊपर शेड बने और जो बगल में जो जगह है जो नगर पालिका की है उसमें एक जो है संग्रहालय बने जिसपे जो है जो जितना भी हमारा जो इतिहास है उसको वहाँ पे रखा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के मद्देनजर मसूरी में जो शहीद स्थल की कवर करने की योजना को हम देखने यहाँ पे आए थे और जैसा कि संघर्ष समिति की जो भावनाएं हैं और इस स्थल की जो सुंदरता है उसके मद्देनजर जैसे सभी लोगों ने जो विचार होंगे उसी अनुसार हम इसका प्रपोजल बनाएंगे। और एक विचार ये भी आए कि जो अलग अलग 3 हमारी मूर्ति स्थल हैं, एक पैच अलग अलग 3 है तो उसी के ऊपर केवल उसको ऑर्नामेंटल रूप में बना के जिससे कि सुंदरता बनी रहे।
उत्तराखंड में बीते कुछ तल्ख तेवर दिखा रही है। मैदान से लेकर पहाड़ तक के अधिकतम तापमान में सामान्य से 5 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सोमवार को भी दून में एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखी गई और अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री के बढ़ने के साथ 40.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले साल 2020 में इस दिन का यहाँ का तापमान 40.1 डिग्री रहा था। तापमान में बढ़ोतरी और हीट वेव ने दिन के साथ रात में भी परेशानी बढ़ा रखी है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों के साथ राहगीरों को मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। उधर मौसम विज्ञान के जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहने की संभावना है। उनके अनुसार तापमान में हो रही बढ़ोतरी की वजह से मैदान में हीट वेव चल रही है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बहुत गर्म है। तापमान में उतार चढ़ाव का क्रम बना हुआ है। प्रचंड ताप से राहत पाने को लेकर एयर कंडीशनर, कूलर, पंखे जैसे विद्युत यंत्रों की मदद ली जा रही है। गर्मी के झटकों के बीच उपकरणों का प्रयोग बढ़ने से राज्य में बिजली की खपत दोगुनी बढ़ गई है। प्रदेश में हर दिन बिजली की मांग रिकॉर्ड 60 से 61 मिलियन यूनिट पहुंच गई है। ऐसे में ऊर्जा निगम की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि देहरादून में पारा 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऊर्जा निगम के अधिकारियों के अनुसार सामान्य दिनों में राज्य में 30 से 35 मिलियन यूनिट बिजली की जरूरत होती है, जबकि मई में ये डिमांड 60 मिलियन यूनिट तक पहुंच जाती है। उनका कहना है कि बिजली की डिमांड बढ़ने की स्थिति यही रही तो परेशानी बढ़ सकती है। मैं आपके एक चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं सभी उपभोक्ताओं को, हमारी आज की डिमांड लगभग 60 से 61 MU प्रतिदिन हमारी कंज्यूम हो रही है उपभोक्ताओं को, और हमारी 100% जितनी रिक्वायरमेंट है स्टेट की हम फुलफिल कर रहे हैं। और निश्चित रूप से गर्मी बढ़ने के कारण हमारी डिमांड बढ़ी हुई है। बढ़ती गर्मी के साथ ही उत्तराखंड में भी बिजली खपत बढ़ गई है। ऐसे में आम जनजीवन प्रभावित है। आम आदमी के बीच जिम्मेदारी बनती है कि वो अनावश्यक रूप से बिजली की बर्बादी ना करें। परिचालन निदेशक इंजीनियर मदन राम आर्य ने राज्य के लोगों से अपील की है कि इस बढ़ते बिजली की खपत के समय अनावश्यक रूप से बिजली की बर्बादी ना करें। साथ ही उन्होंने लोगों से अपने एसी को 27 डिग्री सेल्सियस पर चलाने की अपील भी की है। इसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा सभी मेरे स्टेट के उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से बिजली का उपयोग न करें। अगर जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं हो उसे बंद कर दें। लाइट की ज़रूरत नहीं है तो बंद कर दें। ऑफिस छोड़ के जा रहे हैं तो अपने सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज बंद करके जाएं। और एक अनुरोध ये है कि एसी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी लोगों से वो 27 डिग्री पर चलाएं, न कि 16, 18, 25 ऐसे चलाते हैं। अगर 26 से 27 चलाएंगे तो भी अच्छा रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। चंपावत जिले के बाराकोट में शाम को आई मूसलाधार बारिश ने मात्र आधे घंटे में ही लड़ीधुरा मंदिर मोटर मार्ग को पूरे तरीके से रौखड़ में बदल दिया। बारिश ने सड़क के डामरीकरण को उखाड़ कर बहा दिया है। मंगलवार को मां लड़ीधुरा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक मंच अध्यक्ष नागेंद्र जोशी ने सड़क का निरीक्षण कर बताया कि इस नुकसान का प्रमुख कारण अक्टूबर 2021 में आई भीषण आपदा में गिरे हुए मलबे से नालियों और कलवटों का बंद होना है। जोशी ने कहा कि असल में पिछले 3 सालों से विभाग के द्वारा इस मोटर मार्ग की घोर अनदेखी की गई है, जिसकी वजह से यहां पर ऐसे हालात बनते हुए देखे गए हैं। 26 मई 2024 की शाम को आई मूसलाधार बारिश से लड़ीधुरा मंदिर मोटर मार्ग को बहुत क्षति पहुंची है। एक तरह से पूरा डामर उखड़कर बह गया है और रोड जो है रौखड़ में परिवर्तित हो गया है, जिस कारण मंदिर अपने निजी वाहनों से, मोटरसाइकिल से या चौपहिया वाहन से मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह काफ़ी खतरा बन गया है। मेरा विभाग से अनुरोध है कि अविलंब संज्ञान लेते हुए
नाली और इस कवर के खोलें ताकि भविष्य में होने वाली बारिश से सड़क का ज़्यादा नुकसान ना हो और श्रद्धालुओं को इस खतरे से बचाया जा सके। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।